सीएम केसीआर ने ये कहा है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना होने के बाद सिंगरेनी की गति और प्रबंधन बदल गया है और उन्होंने कहा कि सिंगरेनी पहले केवल 11,000 करोड़ का कारोबार कर रही थी और अब बढ़कर 33,000 करोड़ हो गई है। मंचिरियाल में आयोजित बीआरएस की खुली बैठक में सीएम केसीआर ने हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि सिंगरेनी का मुनाफा पहले केवल 300 से 400 करोड़ रुपए होता था। साथ ही सीएम केसीआर ने घोषणा करी है कि राज्य भर में विकलांगों की पेंशन में 1,000 की बढ़ोतरी की जाएगी। अगले महीने में 4,116 पेंशन का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन के दौरान हम जो चाहते थे वह एक एक करके हासिल हो रहा है। जिले के रहवासियों ने अलग जिले के लिए पूर्व में कई धरने दिए थे। अब जिला केंद्रों में काम करने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। सीएम केसीआर ने मंचिरियाल जिले में एकीकृत कलेक्टर भवन और बीआरएस कार्यालय का उद्घाटन किया। टीपीसीसी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने यह स्पष्ट करा है कि भविष्य उनका होगा जो पार्टी और लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि यूथ कांग्रेस नेता बनने का मंच उपलब्ध है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में आयोजित यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बात करी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंत्री केटीआर द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार किया है। उन्होंने समझाया कि वर्ष 2004 से 2014 तक के विकास और वर्ष 2014 से अब तक के विकास पर चर्चा करने के लिए तैयार है। रेवंत रेड्डी ने चुनौती देते हुए पूछा कि क्या आप वर्ष 2004 से 2014 तक कांग्रेस के शासन के दौरान हुए विकास पर चर्चा करने के लिए तैयार है? क्या केटीआर और हरीश राव वर्ष 2014 के बाद हुए विकास पर चर्चा करने के लिए तैयार है? एआईसीसी प्रभारी माणिकराव ठाकरे ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्रशासन जनता के हित के लिए होता है और ये बात पूर्व में साबित हो चुकी है। युवा कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की तरह है। माणिकराव ने याद दिलाया है कि जब तेलंगाना में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस आवाज चल रही थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की घोषणाओं को तरह तरह से के कार्यक्रम कर लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। माणिकराव ठाकरे ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना कांग्रेस की स्थिति और मजबूत की जा रही है कि इसी विश्वास के आगे हम इसी तरीके से आगे जाकर हम एक मैनिफेस्टो जो बनाएंगे उसमें से जो हम गारंटी देंगे लोगों को वो 100% हम निभाएंगे। उसके लिए चुनाव के लिए हर तरीके की तैयारियां हम कर रहे हैं और आज तेलंगाना की जनता ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस को नेतृत्व को इस तेलंगाना में आने चाहिए। जो केसीआर ने लूट चलाई है पूरे राज्य के अंदर और लूट करके खुद के लिए खुद के फैमिली के लिए चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं वो तेलंगाना का पैसा वो बर्बाद कर रहे हैं। इस तरीके से हम जो वायदे करेंगे वो फ्यूचर के लिए युवाओं को फ्यूचर के लिए किसानों को फ्यूचर के लिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनके लिए इस तरीके से वायदे जो हम पूरी तरह चुनाव के बाद निभाएंगे ये लोगों को विश्वास है। इसीलिए आज पूरे कांग्रेस बड़े अच्छी तरीके से हर क्षेत्र में हर जगह पे हर वर्ग में हर सामाजिक वर्ग में अच्छी तरीके से अपना उस तरीके से प्रचार करने के बाद लोगों को समझा रही है और लोगों के समझ में ये बात आ रही है कि केसीआर इस राज्य का हित नहीं कर सकता है। इंदिरा सोनिया जी गांधी ने ये राज्य को बनाया था तेलंगाना को और जो विचार सोनिया जी गांधी के है जो कांग्रेस पार्टी के विचार है कि जो करना है वो वही बताना है वहाँ एक बताना और एक करना इस तरीके से बात कांग्रेस पार्टी इसके पहले भी नहीं कहती थी और तेलंगाना के चुनाव में भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं जनता को कि जो कहेंगे वो हम करके दिखाएंगे। वो कुछ ही दिन में उस तरीके से जो भी हम गारंटी देंगे उसका एक स्वरूप जो हमारे यहाँ की कमेटी है हमारे जिस तरीके से बाकी भी कमेटियाँ हैं लेकिन जो कमेटी के ऊपर मैनिफेस्टो की जिम्मेदारी है वो सभी सीनियर नेताओं के साथ चर्चा करके हमारे PCC प्रेसिडेंट उसको एक अलग तरीके से एक ये बनाएंगे। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा जो भी जरूरतमंद मछली प्रसादम के लिए आएगा उसे मछली की दवाई दी जाएगी। कहा जाता है कि मृगशिरा नक्षत्र के दिन मछली खाने का रिवाज है। मानना है कि इस दिन मछली प्रसादम खाने से अस्थमा जैसी बीमारी से निजात मिलती है।
मंत्री ने मछली दवाई बांटने के लिए बत्तीनी परिवार का धन्यवाद प्रस्तुत किया। मंत्री तलसानी ने नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान हैदराबाद में मछली प्रसादम के वितरण की शुरुआत करी है और इसी मौके पर सरकार ने मछली प्रसादम का पूरा इंतजाम किया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से आने वाले लाखों जरूरतमंद लोगों को परेशानी न हो, इसी के लिए उपाय किए गए हैं। बत्तीनी हरिनाथ गौड़ ने कहा कि परिवार के सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले मछली प्रसाद में जरूरतमंद लोगों की काफी आस्था है। कोरोना संक्रमण के दौरान 3 साल से मछली का प्रसाद नहीं बांटा गया और मत्स्य विभाग के तत्वाधान में 1.5 लाख करीबन मछली उपलब्ध कराई गई है। अन्य 75,000 फिश फ्राई के अलावा अधिकारियों ने आवश्यकता पड़ने पर अधिक से अधिक फिश फ्राई उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना राज्य के लिए 2 नए एआईसीसी प्रभारी सचिव नियुक्त करे हैं और एआईसीसी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक से मंसूर अली खान और केरल से पीसी विश्वनाथ को एआईसीसी राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है। नादिम जावेद जो अब तक एआईसीसी के सचिव रहे हैं, उन्हें उनके कर्तव्यों से हटा दिया गया है। इसी तरह से हाल ही में कर्नाटक के मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए बोसुराजू को भी कर्तव्यों से हटा दिया गया है और इन दोनों की जगह कर्नाटक से मंसूर अली खान और केरल से विश्वनाथ को नियुक्त किया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की आवश्यकता पर सवाल उठाया है और मामले की जांच विशेष जांच दल कर रही है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बालमुरी वेंकट और कई उम्मीदवारों द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करी है और इसी अवसर पर बोलते हुए महाधिवक्ता बीएस प्रसाद ने अदालत को बताया कि पेपर लीक को एसआईटी जांच सक्रिय और निष्पक्ष रूप से की जा रही है। अदालत के ध्यान में यह लाया गया है कि 37 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया है। दूसरी ओर याचिकाकर्ताओं की ओर से वकीलों ने तर्क दिया एसआईटी की जांच पूरी तरह से नहीं चल रही है और यह दबाव में है कि और इसलिए इसे सीबीआई को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सवाल किया। इस स्तर पर एसआईटी जांच सीबीआई को क्यों स्थानांतरित की जा रही है। एसआईटी और टीएसपीएससी को पूरे ब्यूरो के साथ काउंटर फाइल करने का निर्देश देते हुए जांच 3 हफ्ते के लिए टाल दी गई। टीपीसीसी बौद्धिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्याम मोहन ने ये कहा कि तेलंगाना में दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। उन्होंने चुनाव की तैयारी के बारे में चर्चा करी है। श्याम मोहन ने कहा कि चार मीनार मदीना सेंटर के पास डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए और सभी जिलों से सभी पार्टियों का कोई न कोई कांग्रेस का दरवाजा हमेशा खुला जाएगा। कर्नाटक चुनाव से कांग्रेस की अच्छी गति मिली है। श्याम मोहन ने विश्वास करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आले भास्कर ने यह कहा कि बीसी को ठगने के लिए बीसी लोन का मामला सामने लाया गया है। आली ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक एक भी बीसी के व्यक्ति को कर्ज नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने चुनाव को देखते हुए बीसी नाम को पर्दे पर उतारा है। कर्ज के नाम पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। साइबर स्पेस रेगुलेटर सीएससी ने 2 महीने तक सोशल मीडिया पर नजर रखता है और इसी माध्यम से 14 लाख पोस्ट डिलीट की जाती है। करीब 67,000 अकाउंट डिलीट किए गए हैं। सीएससी ने खुलासा किया है कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए अधिकारियों के नाम पर गलत सूचनाएं फैलाने, अवैध मुनाफा कमाने और फर्जी खाते खोलने जैसे काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इसी पृष्ठभूमि में जानिए सरकार किस तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों को बांध रही है। चीनी सरकार पिछले कुछ वर्षों से ग्रेट फायरवॉल नामक एक परिष्कृत प्रणाली का उपयोग कर रही है। यह सिस्टम उस देश के नागरिकों को विदेशी वेबसाइटों और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने से रोकता है। यह फायरवॉल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी ब्लॉक कर सकता है, जो दुनिया भर के कई देशों में उपलब्ध है और यह इंटरनेट पर पाई जाने वाली सभी सूचनाओं को फिल्टर करता है। ताकि चीनी नेटिजन्स को यह न मिले। चीन ने अपने नागरिकों के लिए विदेशी सोशल मीडिया पर निर्भर रहने के बजाय अपना सोशल मीडिया विकसित कर लिया है। वीचैट, वीबो, क्यूक्यू प्लेटफॉर्म इसी श्रेणी के हैं, लेकिन इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। अगर कोई सीमा पार करता है तो इसकी सूचना तुरंत सरकार के पास जाती है।
ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री को सेंसर और मॉनिटर करने के लिए बड़ी संख्या में सामग्री मध्यस्थों की नियुक्ति की जाती है। वे आपत्तिजनक पाए जाने वाले पोस्ट को तुरंत हटा देंगे। कंटेंट सेंसरशिप भी ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से की जाती है। सरकार की आलोचना करने वाले राजनीतिक पोस्ट और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पोस्ट को तुरंत चिन्हित कर ब्लॉक कर दिया जाएगा और इन निष्कासनों में मानवाधिकार, तिब्बत, ताइवान, तियानमेन स्क्वायर और अधिकारियों के निर्णयों को चुनौती देने वाली पोस्ट शामिल है। कई लोग ऐसे हैं जो असली नाम की जगह फर्जी नाम से ही खाते खोलते हैं और गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए असली नाम से सोशल मीडिया अकाउंट होना जरूरी है। खाता खुलवाने के लिए पहचान पत्र अनिवार्य है। ऐसा लगता है कि अत्यधिक व्यवहार करने वालों पर रोक लगा दी जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने गलत सूचना फैलाने वालों की पहचान करना आसान बना दिया है। चीनी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर व्यापक निगरानी रखी है और कुछ कीवर्ड का उपयोग करके जानकारी को फिल्टर करना, तस्वीर को पहचानना, नेटिजन्स की गतिविधियां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ नजर रखी जा रही है। उससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाले और समाज में शांति फैलाने वाले पोस्ट को जल्दी से चिन्हित कर चेक किया जाता है। ये जानकर चीन में इतने सारे नियम हैं, बहुत से लोग सेल्फ सेंसरशिप का अभ्यास करते हैं। उनके सामने व्यक्ति और संगठन सावधान हो रहे हैं और संवेदनशील विषयों का जिक्र सोशल मीडिया पर करने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है अगर वे राजनीतिक बातचीत करेंगे तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। बिजिंग शुरू से ही ऐसे नागरिकों की पहचान करता रहा है और उन्हें किसी भी तरह की जानकारी फैलाने के लिए गिरफ्तार करता रहता है जो उन्हें परेशान कर सकता है। कम्युनिस्ट सरकार और सेना से संबंधित पोस्ट वायरल होने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। शहर में सनसनी फैलाने वाले अप्सरा हत्याकांड को लेकर पुलिस ने बुनियादी जानकारियां जुटाई है और शमशाबाद डीसीपी नारायण रेड्डी ने इससे जुड़ी अहम बातों का खुलासा किया है। डीसीपी ने कहा कि इसी महीने की 5 तारीख को साई कृष्णा ने अप्सरा का लापता होने की शिकायत की थी और अपनी जांच में उन्होंने पाया कि दोनों ने हत्या से पहले कार में यात्रा की थी। फॉरेंसिक एविडेंस और सीसी फुटेज ट्रैकिंग से मामले को सुलझाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मृतक अप्सरा और आरोपी साई कृष्णा के एक साथ फुटेज को जब्त कर लिया है। कहा गया है कि साई कृष्णा ने अप्सरा को सरूरनगर बुलाया था और इसी महीने की 3 तारीख को बात करने के लिए शमशाबाद इलाके में ले गया था। साई कृष्णा ने अप्सरा को कार की अगली सीट पर लेटे हुए देखा और कार के कवर में उसका गला घोट दिया। डीसीपी नारायण रेड्डी ने खुलासा किया कि इस दौरान अप्सरा की मौके पर ही मौत हो गई। साई कृष्ण शव को मैनहोल में डालकर रेत और सीमेंट से भर दिया और 2 व्यक्तियों की मदद से रेत की 2 लॉरी ले आए। अधिक जानकारी अप्सरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगी। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में विशेष जांच दल के अधिकारियों ने नामपल्ली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करी है और इसी मामले में खुलासा हुआ है कि अब तक 63 लाख करोड़ का लेन देन किया जा चुका है। अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने पहले ही आरोपियों के खाते का विवरण और हाथ बदले गए पैसे का विवरण जब्त कर लिया है। उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की उम्मीद है। एसआईटी के अधिकारियों ने इस मामले में अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार किया है। चार्जशीट में कहा गया है कि जांच के दौरान इनमें से 16 बिचौलिए हैं। ग्रुप 1 प्रीलिम्स लिखने वाले एक अन्य आरोपी प्रशांत ने खुलासा किया है कि वह न्यूजीलैंड में है। ए का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद पता चला 13 लोग डीओ का पेपर आर्ट और ग्रुप 1 प्रीलियम के 4 लोग मिले थे और यह कहा गया है कि ग्रुप 1 के प्रारंभिक पेपर में शामिल होने वाले 4 लोगों में से 3 टीएसपीएससी के कर्मचारी थे और दूसरा व्यक्ति बाहरी था। चार्जशीट में कहा गया है फिलहाल मामले की जांच चल रही है। हाल ही में गिरफ्तार डी पुला और रमेश की मदद से कहा गया है इन लोगों को एई और डीओ परीक्षा में नकल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा आरोपियों के पास से जब्त मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रमतापुर भेजा गया है। इनका विश्लेषण करने पर कुछ और जानकारियां सामने आने का खुलासा हुआ है। एसआईटी अधिकारियों ने कहा ऐसा माना जा रहा है कि डी रमेश ने ए का प्रश्न पत्र कुछ अन्य लोगों को भेजा था। ऐसे में इस मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। चार्जशीट में एसआईटी के अधिकारियों ने खुलासा किया है वे 21 की जांच में पाए गए बाकी आरोपियों के आधार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने का इरादा रखते हैं।
छावनी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 क्षेत्र के बाबूजी नगर में सेंटर पॉइंट के पास एसएस कॉटन हाउस कपड़े की दुकान खोली गई है और मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री मला रेड्डी ने इस दुकान का उद्घाटन किया। इसी कार्यक्रम में दुकान मालिक घोष भाई, भाजपा छावनी बोर्ड के पूर्व सदस्य, भाजपा के वरिष्ठ नेता भानुका मल्लिकार्जुन, बीआरएस नेता टिंकू गौड़, स्थानीय नेता कोमपल्ली श्रीकांत और रामाराव शामिल हुए। पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने यह कहा कि वह 4 से 5 दिन में बताएंगे वह किस पार्टी में शामिल होंगे। वे हैदराबाद में एक प्रेस मीट करेंगे और जल्द ही पार्टी में शामिल होने की तारीखों की घोषणा करेंगे। पोंगुलेटी ने कहा कि खम्मम जनसभा की तारीखों की घोषणा जल्दी की जाएगी। खबर है कि खम्मम में होने वाली विशाल जनसभा में उनके साथ पूर्व मंत्री जपुल्ला और राज्य के विभिन्न जिलों के आए तमाम नेता एक साथ कांग्रेस के शपाले में शामिल होंगे। वास विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए सुनीता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। सुनीता के वकील ने अदालत में खुलासा किया है विवेका की हत्या के मामले में अविनाश मुख्य सज्जिकाकर्ता है और स्थानीय सरकार भी अविनाश का साथ दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई जांच में बाधा डाली जा रही है और हाईकोर्ट ने मीडिया में आई खबरों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है। सुनीता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को समझाने का प्रयास किया। 24 अप्रैल के बाद सीबीआई ने 4 बार समन जारी किया है। अविनाश एक बार भी सुनवाई में शामिल नहीं हुआ है। आरटीसी एमडी सज्जनार ने कहा, भावनाओं को सटीक तरीके से व्यक्त करने के लिए फोटोग्राफी बहुत ही सशक्त माध्यम है और इसी के जरिए लोगों को प्रभावशाली जानकारी दी जा सकती है। जुबली हिल्स में 50 साल का प्रोजेक्ट आयकर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सज्जनार ने कहा, प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। खासकर आरटीसी चलती फिरती फोटो प्रदर्शनी शुरू हो गई है। सज्जनार ने कहा, हैदराबाद ऑन व्हील स्टार हो चुका है और इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अमराबाद और टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, यहाँ पर्यटक खूब जा रहे हैं। जो लोग जंगल नहीं जा सकते वे इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। विवेक डोबरियाल ने कहा है कि आरटीसी में एमडी सज्जनार ने वन अधिकारी नहीं होने पर बावजूद प्रदर्शनी शुरू करी है और देश में 3100 बाघ है, जिनमें से 1000 हमारे राज्य में 30 बाघ हैं। अगर बाघ है तो इसका मतलब है उस जगह पर अच्छा जंगल है। विवेक डोबरियाल ने कहा, पेड़ और हवा इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दुर्गम चुनैया की पीड़िता सेजल ने दिल्ली में बीआरएस कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है और सीएम के कसियार से विधायक दुर्गम चुनैया के कारण पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की अपील करी है। उन्होंने विधायक चिनैया को तत्काल पार्टी से निलंबित करने, मामला दर्ज करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग करी है। उन्होंने सत्ता में बाधा डालकर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप विधायक पर लगाया है। वे हैदरगुड़ा में विधायक के दिए गए 404 नंबर की प्लीड को विश्वविद्यालय में बदलने वाले विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। सेजल ने मांग करी है कि वर्तमान तेलंगाना पुलिस निष्पक्ष जांच करे और लोगों को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराए। सेजल ने पुलिस और सीएम के सियासत से उनके खिलाफ झूठे मुकदमों के पूरी जांच और न्याय करने का कहा है। थोड़ा चलेंगे तो पैरों में दर्द होता है। हमें लगता है कि काम करने के बाद हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं। केवल पैर और हाथ ही नहीं बल्कि हृदय को छोड़कर शरीर का हर अंग हर दिन किसी न किसी बिंदु को आराम करता है। माँ के गर्भ में जन्म के चौथे हफ्ते में दिल धड़कने लगता है और तब से लगातार बिना थके काम करना रहता है। अगर एक पल के लिए भी यह लय से बाहर हो जाए तो जिंदगी उल्टी हो जाती है। मनुष्य का पूरा जीवन उसके हृदय के स्वास्थ्य का उतना ही निर्भर करता है। यह चिंताजनक है कि दिल का दौरा उम्र की परवाह किए बिना मृत्यु का प्रमुख कारण है। दरअसल अब हम इसे खबरों में देखकर इसे एक गंभीर समस्या मान रहे हैं, लेकिन जानकारों का ये कहना है कि यह कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है। पिछले मार्च में राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने इंडियन मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट का हवाला दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2016 में देश में 1/3 मौतें हृदय रोग के कारण हुई है और वर्ष 1990-2016 के बीच हृदय रोग से होने वाली मौतों की संख्या 15 से बढ़कर 28% हो गई है। पिछले 8 सालों में इसमें और इजाफा हुआ है।
ICMR की रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोग के जोखिम में इस वृद्धि का मुख्य कारण जीवन शैली के मुद्दे जैसे तंबाकू, शराब, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक व्यायाम की कमी और फिटनेस के लिए अधिक काम करना है। और एक 16 साल के लड़के को जिसे ऐसी कोई आदत नहीं थी, क्यों हो गई? दूसरे शब्दों में ICMR की रिपोर्ट में जो कहा गया है उसके अलावा और भी कई कारण हैं जो हृदय रोग की ओर ले जाते हैं। हृदय के कारण ही शरीर में किसी भी छोटे से घाव से बहने वाला एक रक्त हृदय के कारण ही शरीर में किसी भी छोटे से घाव से बहने वाला रक्त सभी क्षेत्रों में पहुंच पाता है और कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। हृदय खराब रक्त को अंगों से फेफड़ों तक ले जाकर और अच्छे रक्त को ऑक्सीजन से भरकर सभी अंगों में भेजकर जीवन को बनाए रखता है और इसी के लिए नियमित रूप से रक्त पंप करना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये है। इसमें रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिकाओं बिना किसी रुकावट के स्वस्थ हो और इसीलिए हृदय और रक्त वाहिकाओं को मिलाकर कार्डियोवैस्कुलर प्रणाली कहा जाता है। इस प्रणाली का स्वास्थ्य हमारे जीवन को बनाए रखता है। सभी रिसर्चों से यह निष्कर्ष निकाला है कि जीवन शैली में बदलाव दुनिया भर में हृदय रोगों की बढ़ती संख्या का मुख्य दुश्मन है। प्रोफेशनल जॉब में तनाव, देर से खाना, हाई फीट वाले बाहर के खाने का निर्भर रहना और दिन भर खाली बैठना, देर से सोना और कम घंटों की नींद लेना, ये सब चीज़ें हैं जो हम इस लाइफस्टाइल में अभ्यस्त होते जा रहे हैं। पीढ़ी लेकिन हमें पता नहीं है वे अप्रत्यक्ष रूप से दिल को नुकसान पहुंचा रही हैं। आकर्षक पैकेज में आने वाली मिठाइयाँ, शीतल पेय और मीठे फलों के रस शरीर में मुक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाते हैं। यदि यह 5% से अधिक हो जाए तो हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नींद पूरी न होने से तनाव और बीपी बढ़ता है, सभी मिलकर हृदय रोग की ओर ले जाते हैं। पढ़ाई और नौकरी का तनाव डिप्रेशन का कारण बन रहा है। जब आप उदास होते हैं तो हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। ऐसे में शराब पीने और नींद न आने जैसी आदतों में पड़ना स्वाभाविक है। सब एक साथ यह दिल के लिए रेगुलेटिंग है, जबकि अध्ययनों से ये पता चलता है कि उच्च तापमान और कम तापमान और वायु प्रदूषण दिल के कार्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में जो घटनाएं सामने आई है उन्होंने साबित कर दिया है उत्सव के हिस्से के रूप में डीजे के नाम पर हम जो ध्वनि प्रदूषण पैदा कर रहे हैं वह घातक है। आमतौर पर हम जो ध्वनियाँ सुनते हैं वे 65 डेसिबल से अधिक नहीं होती है। कान 3 मिनट से ज़्यादा 100 से 120 डेसिबल डीजे की आवाज़ नहीं सह सकते। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग वाले लोगों के लिए शोर जानलेवा है।